नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, इटली पहुंचे हैं। वहां से कई तस्वीरें वो पोस्ट कर रहे हैं, उन तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन नॉर्वे से लेकर नीदरलैंड तक में देश की पत्रकारिता पर कितने सवाल उठे हैं, वहां के अखबारों में किस तरह से उनकी चर्चा हो रही है, वो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और वहां पर जिस तरीके से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने सवालों के जवाब दिए हैं, प्रधानमंत्री ने तो कोई जवाब नहीं दिए, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके जिस तरीके से वहाँ पर सवालों के जवाब दिए हैं, उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है। और इधर अगर देश में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और आपको पता ही है कि कल जहाँ पर फाल्टा सीट पर वहाँ उपचुनाव होने हैं, वहाँ टीएमसी के कैंडिडेट ने अपना अचानक नाम ही वापस ले लिया है। अब ये लोकतंत्र की मजबूती का एक परिचायक है या फिर कुछ और है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उसको देखते हुए लग रहा है कि वास्तव में पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा बदलाव हो गया है और अभी आगे भी होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी किस बात को लेकर आशंका जता रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, और किस उनको एक बड़े संकट की आहट दिखाई पड़ रही है, उसकी बात भी की जाएगी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि देश किस तरीके से तमाम तरह के संकटों से घिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सरकार को उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि लोग इस संकट का सामना कैसे करेंगे और कैसे कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आए दिन बढ़ती चली जा रही हैं। बहरहाल पहले बात करते हैं जिस तरह से भारत की मीडिया की चर्चा दूसरे देशों में हो रही है। अमलेंदु जी, नॉर्वे की जिस पत्रकार का जिक्र कल हम लोगों ने किया है और काफ़ी चर्चा है, नॉर्वे के कई अखबारों में उस पर आर्टिकल छपे हैं, यूरोप के दूसरे अखबारों में भी कार्टून छपे हैं। भारत को कहीं सपेरों वाला देश बताया जा रहा है, तुलना हो रही है भारत के जिसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की स्थिति है, दुनिया के दूसरे देशों की जो स्थिति है कि भारत 157वें नंबर पर क्यों है। इन सब चीज़ों से अब सवाल ये उठता है कि देश का कितना डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। बिल्कुल समीर जी, देश का कितना डंका बज रहा है पूरी दुनिया में ये सामने आ गया। और रही सही कसर जो थी यहाँ के विदेश सचिव जो गए, उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने और गुड़ का गोबर कर दिया। ये साफ तौर पर मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरा भी देश के सम्मान की चिंता है तो तुरंत ऐसे विदेश सचिव को बर्खास्त कर देना चाहिए जिसने इतना जाकर भारत का अपमान कराया। एक तो प्रधानमंत्री ही कम नहीं थे भारत का अपमान कराने के लिए कि आप वहाँ सवाल नहीं ले रहे हैं, और कहा जा रहा है कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा स्वतंत्र प्रेस से आप सवाल लेना क्यों नहीं चाहते। आप भले ही सवाल का जवाब नहीं देते, आप सवाल तो सुनते और आप कहते नो कमेंट्स करके आप आगे बढ़ाते। इतनी तो अंग्रेजी आती ही होगी बिना टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे हुए। अमेरिका में भी तो सवाल पूछा था और उसका उन्होंने कुछ जवाब दिया, हालांकि उनका जवाब भी वो विदेश सचिव जैसा ही था। लेकिन कम से कम आपने सवाल तो लिया ना। हाँ, सवाल तो लिया। हालांकि उसको भी ट्रोल किया गया था, वो सबरीना जो थी जिनका, उनको भी ट्रोल किया था। यहाँ तो इस लड़की को इतना ज्यादा ट्रोल किया गया। ट्रोल करने वालों में समीर जी, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के जो पूर्व कुलपति रहे हैं और इंडिया टुडे जैसी पत्रिका के संपादक रहे जगदीश उपासने, वो नंगई पे उतर आए। यही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने ट्रोल किया। मतलब ये संघीय नैतिकता जो है ये सामने निकल कर आ रही है कि हाफ पैंट वाले कितने जो अनैतिक हो सकते हैं। ये सबने इसका मुजाहिरा किया। लेकिन उसके बाद समीर जी ये मतलब उनका आपने जिक्र किया तो बता दें, उन्होंने भी वही जो एक टेक्स्ट आता है, तस्वीर आती है, अपना दिमाग नहीं लगाया, अपनी सालों की दशकों की पत्रकारिता को ताक पर रख दिया। हालांकि अब उन्होंने क्या पत्रकारिता की रही होगी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, उन्होंने भी वही टेक्स्ट वही तस्वीर आगे बढ़ा दी जैसे तमाम ट्रोल्स करते रहते हैं। बिल्कुल जैसे ट्रोल्स करते थे। उनकी मजबूरी, हाँ, पता नहीं कौन सी मजबूरी थी। आप भाई कोई अंजल मंजल करते तो समझ में भी आता था कि भाई तनख्वाह मिल रही है तो उसके उनकी ड्यूटी है काम करना। आप क्यों करना ये समझ में नहीं आया। बहरहाल आपने अपनी पूरे जीवन की पत्रकारिता पर कलंक लगा लिया। और जो बात कह रही है हेले लिंग, आपने उस पर मोहर लगा दी कि भारत का मीडिया स्वतंत्र नहीं है। इस पर आपने मोहर लगा दी। तो आप भारत का अपमान तो चलिए मोदी जी और विदेश सचिव बहुत कराने के लिए, लेकिन ये पत्रकार तथाकथित जो कूद पड़े, ये क्यों भारत की पत्रकारिता का अपमान करा रहे हैं, ये सवाल सामने समीर आया। अब खबर ये है कि उसने हेले लिंग जो है उन्होंने ट्वीट किया है कि उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट जो हैं
वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। और वो यहाँ से ट्रोल होने के बाद, इसका मतलब रिपोर्ट की गई है वो इस तरीके से, तो वो वहाँ सस्पेंड किए गए हैं। और एक यहाँ के पत्रकार के सवाल के जवाब में जो था, उन्होंने लिखा कि बिल्कुल सही, भारत के पत्रकारों को किसी भी तरह के अंजाम से डरे बिना अपने काम करने में सक्षम होना चाहिए। वो दरअसल भारत के पत्रकार ने लिखा कि हम लोग अगर ये इस तरह से सवाल पूछते हैं, ऐसी बात करते हैं, तो हमें हमारे संस्थानों से, नौकरियों से निकलवा दिया जाता है। ये है वो तनुश्री पांडे हैं। उन्होंने लिखा कि नो सर, वी हैव अनडाउटली मैनी ऑफ अस वर थ्रोन आउट ऑफ आवर जॉब्स एंड स्टॉप्ड बीइंग counted as part of India's press corps, precisely because we asked दो क्यों टू द गवर्नमेंट, टफ क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट। अब वो दरअसल वही बात है, उनका कहना है कि भाई हम लोग इस तरह के, हमारे यहाँ ऐसे सवाल जो टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, उन्हें उनके संस्थानों से, नौकरी से निकलवा दिया जाता है। ढेरों उदाहरण है अमलेंदु जी, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसको लेकर उसी पर उनकी जो हेलेलेंग है, उनकी टिप्पणी आ रही है, वो नॉर्वे की जो पत्रकार है। और समीर जी, एक वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था मोदी जी का वीडियो, एक गए थे टीवी चैनल के उद्घाटन में, और उसके सीईओ से कह रहे थे तुमने सारे मेरे विरोधी जो है वो भर लिए हैं। अब बाद में सबको निकाल दिया। हाँ, बाद में सब निकाल दिया, और वो भी निकाल दिया गया जिससे कह रहे थे, वो भी निकाल दिया गया जिससे कह रहे थे। तो ये आप समझ सकते हैं, तो यहाँ कितना प्रेस फ्रीडम है, इसको लेकर सवाल उठे। तो ये मतलब जो आरोप बाहर लग रहे हैं, उन आरोपों को आप जो है वो सच साबित करते हुए ही समीर जी नजर आते हैं। तो ये इस तरीके से हुआ। तो ये जो सवाल पूछने की कीमत जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो बताया है। एक डैन कयूम है समीर जी, और वो जो रूटर्स है उसके भी संवाददाता रह चुके हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के भी हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर लिखते हैं। उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा जो है एक लिखा आर्टिकल, वो ये है उनका। हाँ, डैन कयूम है, और ये लिख रहे हैं कि ये मोदी के यूरोपीय दौरे की वो तस्वीर है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बार बार लौटेगा। मंच पर 3 पोडियम हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बोलते समय अपने चेहरे साफ दिखाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री एक सफ़ेद टेलीप्रॉम्प्टर स्क्रीन के पीछे खड़े हैं, जो इतनी बड़ी है कि कैमरे से उनका चेहरा ही ढक जाता है। वो बस पढ़ रहे हैं। कल ओस्लो में, यानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ एक संयुक्त बयान दिया और फिर बिना कोई सवाल लिए ही बाहर निकल गए। द डेली की हेलेलेंग ने उनके पीछे से आवाज़ लगाई, प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे आज़ाद मीडिया से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते? वो चलते रहे। हेले उनके पीछे पीछे लिफ्ट तक गई, दरवाजे बंद हो गए। बाद में उन्होंने एक पोस्ट किया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है, भारत 157वें स्थान पर है, और फ़लस्तीन, अमीरात और क्यूबा जैसे देशों से मुकाबला कर रहा है। तो हम लोगों ने इसके कल ही इसकी चर्चा की थी अमलेंदु जी, लेकिन जो आगे लिख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो कयूम साहब लिख रहे हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कुछ ही घंटों के भीतर हिंदुत्व समर्थक अकाउंट्स ने उन पर ऑनलाइन हमला करना शुरू कर दिया और उन्हें विदेशी एजेंट बताया। उन्होंने लिखा कि उन्हें वो बात लिखनी पड़ी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, कि वो एक पत्रकार हैं, कोई जासूस नहीं है। इस दौरे की शुरुआत में हेग में भी, यानी नीदरलैंड में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला था। एक डच पत्रकार ने पूछा कि दोनों प्रधानमंत्री सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। कोई जवाब नहीं मिला। मोदी ने आखिरी बार जो खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो वॉशिंगटन में जो बाइडेन के साथ हुई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना सिद्दीकी ने उनसे भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले बर्ताव और प्रेस की आज़ादी के बारे में सवाल पूछा था। कुछ ही घंटों के भीतर अपने सरनेम की वजह से उन पर ऑनलाइन हमला किया गया और उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बताया गया। उसके बाद से मोदी ने कोई खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी वो उन चीज़ों का भी हवाला दे रहे हैं, लिख रहे हैं कि कैसे भारत में तमाम मीडिया चैनल्स को सरकार के समर्थन में आने के लिए बाध्य किया गया, प्रधानमंत्री की तारीफ करने के लिए बाध्य किया गया, और जो ऐसा नहीं कर सकते थे उनको दूसरे लोगों से, दूसरे उद्योगपतियों से खरीदवा लिया गया। बिल्कुल, दूसरे खरीदवा लिया गया। और आगे भी वो जो लिख रहे हैं कईयों, वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि भारतीय मीडिया जिसका काम ठीक वही करना था जो हेले स्वेनसेन ने ओस्लो में किया, उसने सुबह का पूरा समय अपने ही प्रधानमंत्री से वही सवाल पूछने के बजाय हेले पर हमला करने में बिता दिया। मुकेश अंबानी जो मोदी के निजी मित्र हैं, 70 से ज़्यादा मीडिया संस्थानों के मालिक हैं, जिनकी पहुँच 80 करोड़ भारतीयों तक है,
गौतम अडानी ने 2022 के आखिर में एनडीटीवी को खरीद लिया। यह वही चैनल था जो कभी सरकार से जुड़ी खबरों सामने लाता था, लेकिन अब वह भी सरकार का ही बचाव करने लगा है। इस घटना के लिए भारतीय मीडिया में एक खास शब्द इस्तेमाल होता है, गोदी मीडिया, जो प्रधानमंत्री के नाम और हिंदी शब्द गोदी यानी गोद में बैठने वाले पालतू कुत्ते पर आधारित एक मजाकिया नाम है। मतलब ये तो जबरदस्त मीनिंग इन्होंने दी है गोदी शब्द की। बिल्कुल। और आगे लिख रहे हैं कि 2014 में जब मोदी ने सत्ता संभाली थी तब भारत वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 140वें स्थान पर था। अब यह 157वें स्थान पर है। उस व्यक्ति के शासन में देश 17वें पायदान नीचे खिसक गया है, जो आजाद प्रेस के सवालों का जवाब देने से ही इनकार करता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर पूरी दुनिया भर में ये चर्चा हो रही है, और न केवल नॉर्वे में, न केवल नीदरलैंड में, बल्कि तमाम जगहों पर ये खबर चर्चा का विषय है। और लिखा भी है इन्होंने, कयूम ने, डैन कयूम, कि किस तरीके से दुनिया भर में ये एक तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें एक पत्रकार प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है और फिर वहां विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके सवालों के वो जवाब देते समय कैसे वहां पर उनको टाला जा रहा है और उनको एक तरीके से न पूछने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो इसकी चर्चा यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ किस तरीके से हो रही है, और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं अमलेंदु जी, वो लिख रहे हैं कि तथाकथित पत्रकार, ये जो पत्रकार है वहाँ के एक सबसे बड़े जो डेली न्यूज़पेपर है उसकी संवाददाता है, और अभी जो हाल ही में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते थे उस अमेरिका में उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कवर करने के लिए उनके संस्थान ने उनको भेजा हुआ था। यानी इससे पता लगता है कि वो कितनी वहाँ पर पावरफुल। और दूसरी बात यह है कि अगर वो दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच की प्रेस वार्ता को कवर करने जा रही हैं तो वो तथाकथित तो नहीं हो सकती है। अब इनकी निगाह में भले तथाकथित और उससे भी ज्यादा शर्मनाक जो उस पत्रकार की तस्वीर उन्होंने पोस्ट की अमलेंदु जी, बहुत बहुत शर्मनाक समीर जी। और उसके जवाब में हेले लिंग ने जो है अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है कि लो मतलब हिंदुत्ववादी ट्रोल्स जो है, मोदी के ट्रोल जो हैं, वो देखो मेरी एक तस्वीर ये भी है 17 मई की ही है, और वो भी उन्होंने पोस्ट की अपने उस पर। तो समीर जी, मोदी ने जितना थकाया, जो तो है जिन पत्रकार का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, बहुत उनकी लानत मलानत हो रही है सोशल मीडिया पर। होनी भी चाहिए समीर जी, ऐसे लोगों को सरेआम बेइज्जत किया जाना चाहिए। ये पत्रकार होने कह दिया तो भारत में बाकी सब पत्रकार उनके समर्थन में, कोई समर्थन में नहीं है, और ऐसे आदमी को पत्रकार कहना ही नहीं चाहिए। ये आदमी पत्रकार कहलाने लायक है ही नहीं, बिल्कुल भी। बेशर्मी की मतलब इंतहा पार कर दी इस व्यक्ति ने, ये आप कह सकते हैं। बहरहाल उसकी चर्चा नहीं करनी है क्योंकि वो तो बेशर्म है ही, लेकिन जितना मोदी ने नहीं थुकाया उससे ज्यादा हमारा ये मीडिया जो है ये जो कर रहा है। वही कह रही है सुप्रिया श्रीनेत, और वो सही भी है कि हम बता रहे हैं कि हम क्यों 157वें नंबर पर हैं। सुन लेते हैं, सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट भी किया है और एक उन्होंने अपना बयान जारी किया है, कांग्रेस की नेता हैं, वो कह रही हैं, उनका ट्वीट देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि इन सब जो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की हम तो कहेंगे ये हरकतें हैं, उनके ज़रिए हम बता रहे हैं कि आखिर हम कैसे 157वें नंबर पर हैं। तो लिखा है जो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट, वो लिख रही है कि भारत ऐसे ही थोड़ी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 157 तक गिरा है। इसके लिए मोदी जी, उनकी सरकार और उनके चरण चुंबकों ने खूब मेहनत की है। अब कल की ही बात लीजिए, नॉर्वे में पत्रकार ने सवाल क्या पूछ लिया, हमारे मीडिया ने उसी की ही धज्जियां उड़ा दी। मोदी ने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उस पर एक शब्द नहीं कहा। राहुल गांधी ने 12 साल में 129 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर सुई टपक सन्नाटा। उनकी सारी हीरोपंती हिंदू मुसलमान करने और विपक्ष को गरियाने में है। लोगों के मुद्दे उठाना, सरकार को जवाबदेह बनाना, प्रधानमंत्री से प्रेस वार्ता की मांग करने जैसी चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। जिस देश का मीडिया मोदी का बचाव सवाल से भागने पर करे, उसके बारे में क्या कहा जाए। चरण चुंबक कह दो तो बुरा मान जाते हैं। तो हालांकि लेकिन अब आप कुछ भी कहिए, लेकिन आप इस मीडिया के लिए किस भाषा का प्रयोग दुनिया में हो रहा है वो भी देखने वाली बात है। बिल्कुल समझिए, पूरी दुनिया किस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रही है। अब वो जो डैन कयूम है, वो जो शब्द इस्तेमाल करना समझिए, उससे समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति के बचाव में आप किस तरीके से किस हद तक चले गए कि आपने पूरी एक संस्था जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आपने उसके ऊपर ही जो है पूरा आपने एक तरीके से दाग लगा दिया। समीर जी, ये आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से मतलब इन जो तथाकथित पत्रकार यहाँ जो हैं, उन्होंने जो कुकर्म किए हैं, कुकर्मी कहा जाएगा इनको, उन कुकर्मों की वजह से भारत की दुनिया भर में और बदनामी हो रही है। और ये समझा जा रहा है कि भाई जो कहा जा रहा है यहाँ की मीडिया के लिए, उसको ये सब साबित करते हुए नजर आता है। बिल्कुल। और ये जो सवाल था उनका पत्रकार का, अमलेंदु जी, नॉर्वे की पत्रकार, और उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने कल ये सारी चर्चा की थी
नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भी वही बात कही थी कि हम उससे चिंतित हैं। वहां जब विदेश मंत्रालय में इस पर सवाल पूछा गया, वहां भी विदेश मंत्रालय इसी तरह के जवाब दे रहा था। उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं या उनकी स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है, दुनिया भर की जो तमाम रिपोर्ट्स होते हैं उस पर क्या कहेंगे? तो आप बता रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया को जीरो दिया है, हमने पूरी दुनिया को योगा सिखाया है। अब इसी पर वो कही कि भाई आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। योगा और जीरो ये तो सब हम लोग जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो डैन कयूम है वो लिख रहे हैं कि उन्होंने 3 सवाल पूछे। दुनिया को भारत पर भरोसा क्यों करना चाहिए, क्या भारत अपने मानवाधिकारों के रिकॉर्ड पर ध्यान देगा, और क्या प्रधानमंत्री कभी भारतीय प्रेस के, नॉर्वे की नहीं, भारतीय प्रेस के आलोचनात्मक सवालों का जवाब देंगे। जॉर्ज ने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने भारत के संविधान के बचाव में एक बयान पढ़ा और भारत के रिकॉर्ड से जुड़े सवालों को अज्ञानतापूर्ण एनजीओ रिपोर्टों का नतीजा बताया। जब एक अन्य पत्रकार ने बताया कि ये सवाल किसी एनजीओ की तरफ से नहीं बल्कि खुद डच प्रधानमंत्री ने पूछे थे, जिन्होंने दौरे की शुरुआत में ये मुद्दे उठाए थे, तो जॉर्ज ने बात बदल दी और आगे बढ़ गए। अगली सुबह तक भारतीय मीडिया आउटलेट इस घटना को इस तरह पेश कर रहे थे मानो उस सचिव ने उस नॉर्वेजियन पत्रकार को सबक सिखा दिया हो। प्रधानमंत्री जो मूल मंच से ही महज 2 मिनट में इन सवालों का जवाब दे सकते थे, तब तक अपने दौरे के अगले पड़ाव पर पहुंच चुके थे। मतलब अगले पड़ाव का मतलब कि वो इटली पहुंच चुके थे और इटली से प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। एक बार उनको भी देखते हैं। इस समय इटली पहुंच चुके हैं और वो तस्वीरें देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल यानी आज तो तमाम विजुअल मीडिया में और कल के अखबारों में उस तस्वीर की ज़बरदस्त चर्चा होगी और बताया जाएगा कि कैसे भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हाँ, बिल्कुल भारत में डंका बज रहा है। ये तो ये तस्वीर एक बार देख लेते हैं, अगर फुल स्क्रीन में हम देख सके तो। देखिए, और वो भी जो गिफ्ट दिया है समीर जी, वो भी विदेश, यहाँ ये भी यहाँ तो कह रहे थे विदेश यात्रा पर मत जाओ, गिफ्ट मत दो, और वहां जाकर गिफ्ट दे रहे हैं मोदी जी। अब गिफ्ट में क्या है वो डिब्बा में पता नहीं क्या है समीर जी, पैकेट जो दिया है नहीं वो पता लग जाएगा। अभी देखते हैं, दूसरा विजुअल है। हाँ दूसरा विजुअल है, वो मेलोनी ने खुद ट्वीट किया है उसको। वो 11 सेकंड का एक विजुअल है, वो वीडियो ये है। हाँ ये है वो वीडियो समीर जी। और आप देखिए कि ये क्या दे रहे हैं, इसमें समझ में आता है। मतलब यहाँ तो बताया जा रहा है कि भाई लोगों, विदेश यात्रा पे मत जाओ, सोना मत खरीदो, तेल कम खर्च करो। और ये पैसे कहाँ से आ गए भाई ये गिफ्ट देने के लिए मोदी जी के पास? अच्छा, प्रचार भी कर रहे हैं पार्ले का, और पार्ले की ये मेलोडी टॉफी है अमलेंदु जी, ये बच्चे खाते हैं तो उनको दे रहे हैं कि अब उनकी जियो का प्रचार किया था तो 500 रुपये में कर दिया था। आपको याद होगा कि जब जियो का प्रचार किया था तो या पेटीएम का किसका किया था, तो 500 रुपये जुर्माना लगा था उस पर, शायद जियो का ही था या पेटीएम, इन दो में से किसी का एक का किया था। तो अब ये मेलोडी का प्रचार करने के लिए कितने पैसे लिए होंगे? 500 रुपये कि 200 रुपये या 50 रुपये, पता नहीं, बाद में मालूम पड़ेगा जब लगाया जाएगा इस कंपनी के ऊपर फाइन जो है, तब मालूम पड़ेगा। हाँ, उसमें लेने ये भी हो सकता है। लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं कि विदेश यात्रा मत करो, गिफ्ट मत खरीदो, सोना चांदी मत खरीदो, वहाँ जाकर आप गिफ्ट कर रहे हैं मेलोनी को। बिल्कुल, लेकिन यह है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आप सवाल नहीं लेंगे, पर ऐसा नहीं कि सवाल आपसे पूछा नहीं जा रहा है। विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है और तमाम मीडिया हाउसेस भी सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल लगातार पूछे जाते रहेंगे। और कहा भी वो जो जिस तरीके से वो भारत की ही पत्रकार है, उन्होंने कहा कि सवाल पूछने वालों को उनके मीडिया संस्थानों पर दबाव बनाकर हटवा दिया जाता है। लेकिन आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आप सवाल पूछने से नहीं रोक सकते हैं। कौन से सवाल महत्वपूर्ण हैं, कौन से सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछे जाने चाहिए, कौन से सवालों का उनको जवाब देना चाहिए, इस पर चर्चा होती रहती है। ऐसा नहीं कि देश का पूरा मीडिया उनसे यही पूछता है कि आप आम कैसे खाते हैं, काट कर खाते हैं या चूस कर, और यही चीजें यहाँ का विपक्ष भी पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि वो खामोश है। अब उसको लेकर राहुल गांधी चिंता जता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर देश के लिए इस समय एकता और अखंडता का संकट दिखाई पड़ रहा है। क्या कहा है? कल रायबरेली के दौरे पर थे राहुल गांधी, वहां पर उन्होंने ये जो बातें कही हैं बहुत ही गंभीर बातें हैं और देख रहे हैं हम लोग कि तमाम ज़रूरी मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जा रहा है। इस समय इतना वहां पर लोगों को कह दिया गया कि आप लोग पेट्रोल डीजल बचाइए और यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इस पर जो संकट आया था वो 3 महीने पहले ही आया, लेकिन तब यहाँ उसकी चर्चा नहीं की गई। राहुल गांधी को सुनते हैं, कहा क्या है उन्होंने। अब इनका लक्ष्य था और लक्ष्य है कि ये जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं इनको बदल दें, मतलब इनका ढांचा ही बदल दे। जैसे असम में इन्होंने क्या किया, एक कंस्टिट्यूएंसी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया।
जहां पे कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं उनको फैला दिया, जहां हमारे वोटर नहीं है, जहां बीजेपी के वोटर हैं उनको सबको जोड़ दिया। और ये काम ये पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते थे। अब अगर सामने से आएंगे और कहेंगे कि देखो हमें हिंदुस्तान का राजनीतिक नक्शा बदलना है, तो पूरा देश इनको रोकता। तो उन्होंने नया उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम किसी चीज के पीछे छुप कर यह काम करें। और इसलिए इन्होंने कुछ दिन पहले नए महिला आरक्षण की बात की, क्योंकि वो चाहते थे कि नए महिला के आरक्षण के बिल के पीछे वो डिलिमिटेशन, मतलब हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे को बदलने का बिल डाल दे। हमने इनसे कहा देखिए, अगर आप महिला आरक्षण करना चाहते हो तो महिला आरक्षण का बिल तो हम सब ने पहले पास किया था, उसको आप लागू कर दीजिए। जब पहले बिल पास हुआ था उन्होंने कहा इसे हम 10 साल के लिए लागू नहीं करना चाहते। हमने उस समय कहा क्यों नहीं लागू करना चाहते, क्योंकि सेंसस नहीं हुआ, हम सेंसस के बाद में लागू करना चाहते हैं। मगर अब इनको लगा कि हमारे खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, हमें डिलिमिटेशन की जरूरत है, तो ये नया बिल लाए। हमने पार्लियामेंट में इनसे कहा कि देखिए, अगर आप पुराना बिल पास करना चाहते हो, उसे आज लागू करना चाहते हो, उसे आज इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो पूरा का पूरा विपक्ष उस बिल को आज पास कर देगा। 10 साल रुकने की कोई जरूरत नहीं है, उसे हम अब ही लागू कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम उस बिल को लागू नहीं करना चाहते, हम नए बिल को लागू करना चाहते हैं। और नए बिल के अंदर सिर्फ महिला आरक्षण नहीं है, नए बिल के अंदर हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे को बदलने का बिल भी है। तो हम उनसे कहा कि देखिए, हम आपको राजनीतिक नक्शा नहीं बदलने देंगे। अगर आप महिला आरक्षण बिल पास करना चाहते हो तो पुराना बिल पास करो। अगर आप ये हरकत करने की कोशिश कर रहे हो, राजनीतिक नक्शा बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो हम आपको नहीं करने देंगे। और हमें बिल रोक दिया। तो यहाँ राजनीतिक नक्शा बदलने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए उस महिला आरक्षण बिल का नाम दिया गया था, ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन यहाँ तमाम ऐसे मुद्दे हैं और किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया अमलेंदु जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में। हालांकि वहाँ पर उनको पता था कि तमिलनाडु के चुनाव में उनको कुछ हासिल नहीं होना है, लेकिन उसका इस्तेमाल किया गया और विपक्ष को घेरा गया। इसलिए नहीं कि हम ये करने वाले थे, इसलिए कि विपक्ष महिला आरक्षण को पारित नहीं करने दे रहा है। बहरहाल इन सब पर काफ़ी चर्चा हुई और उसका कोई नतीजा नहीं निकलना था। वो सबको पता था कि ये बिल ऑलरेडी आ चुका है, पहले ही आ चुका है, और आप ही उसको 10 साल तक टाल रहे थे। इसमें भी किसी को कोई आशंका नहीं थी। लेकिन जो संविधान की बात कह रहे हैं और लगातार राहुल गांधी चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले भी, कि कैसे संविधान को बदलने की एक साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे वो सारी चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं अमलेंदु जी, बावजूद इसके कि आपको जनता ने लोकसभा में बहुमत नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया, उसके बावजूद। अच्छा समीर जी, पूर्ण बहुमत से ज़्यादा खतरनाक जो है वो अल्पमत का नेता होता है, क्योंकि उसे बहुमत की जो है वो कहा जाए पाने की ललक होती है। ये भी होता है कि आगे तो मतलब कम हो गया तो आगे मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा इंतजाम करो कि आगे कुछ करना ही ना पड़े। तो हिटलर भी इसी तरीके से अल्पमत का ही प्रधानमंत्री था, तो इसी तरीके से कब्जा किया था। तो यही जो सब चीज़ें आ रही हैं। लेकिन राहुल गांधी एक और बात जो कह रहे हैं समीर जी, उसको भी हम लोग सुनेंगे। और जो लोग हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ तो बताया गया कि पेट्रोल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा में मत जाओ, वहाँ जाकर मेलोडी को मेलोडी गिफ्ट कर रहे हैं।
तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई मेलोडी को मेलोडी गिफ्ट करने के लिए? डर के आगे जीत है। तो अब ये पता नहीं क्या है मोदी जी का, लेकिन राहुल गांधी को सुन सकते हैं कि ये मेलोडी को जो मेलोडी गिफ्ट कर रहे हैं इसके पीछे संविधान के लिए क्या खतरे पैदा हो रहे हैं। तो सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। और विदेश नीति पर प्रधानमंत्री की या भारत सरकार की विदेश नीति पर जो प्रधानमंत्री के जरिए ही संचालित हो रही उसको लेकर कैसे कैसे सवाल उठते हैं, बार बार उठते हैं कि आप किस तरह से विदेश नीति का एक मजाक उड़ाते हैं और एक बार फिर वही काम किया गया है। एक बार सुनते हैं क्या कहा है राहुल गांधी ने। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा। आर्थिक तूफान आ रहा है, आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हैं। ये फिर कि वहाँ पर आप लोगों से कह दीजिए ये मत करो ये मत करो, और यहाँ पर लोग वो तस्वीरें साइकिल से चलते हुए डाल रहे हैं। लेकिन सोना न खरीदने वाले मामले में कुछ दांव उल्टा पड़ता दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी। तमाम जगह हम देख रहे हैं कि जो ज्वेलर्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि लोग प्रधानमंत्री की अपील पर अब सोना खरीद ही नहीं रहे हैं। हालांकि अब कितनी ये अपील कारगर होती है देखने वाली बात है। पेट्रोल डीजल वाली तो बचाने का काम ऐसा लग रहा है कि केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो MP MLAs हैं, मंत्री हैं, वही तस्वीरें खींचने के लिए कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि वो छोड़ दिए हो और पैदल चल रहे हो या साइकिल से या मेट्रो से ही चल रहे हो, केवल तस्वीरें खिंचाने के लिए। लेकिन आम जनता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि जिस रास्ते पर हमको 10-11 बजे आने में यहाँ पर तब 40 मिनट लगते थे, अब 1.5 घंटे लग रहे हैं। हाँ। ट्रैफिक में कोई कमी नहीं आई। हाँ, ट्रैफिक में कोई कमी नहीं आई और आएगी भी नहीं समीर जी, ट्रैफिक में कोई कमी आएगी भी नहीं। और ये जिस तरीके से किया जा रहा है इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ बस एक शोषा छोड़ना है, आप विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, उसके पीछे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इस पर सवाल ना उठे। तो इसके लिए नौटंकियां यहाँ करवा के चले गए। क्या हम लोग उलझे हैं इसी पे कि फला मंत्री जी साइकिल से घूम रहे थे, कि फला मंत्री जी स्कूटर से टहल रहे थे, कि फला मंत्री जी थे वो मेट्रो में कर रहे थे। और शास्त्री जी का याद आया होगा कि उन्होंने कहा था कि सब लोग एक टाइम खाना खाएं, लेकिन शास्त्री जी तो खुद एक टाइम खाना खाते थे, उन्होंने छोड़ दिया था। महात्मा गांधी ने जो थी वो आधी धोती पहनी जिंदगी भर पहनी। मोदी जी तो जो है दिन में 5 दफे तो कपड़े ही बदलते हैं। अब राहुल गांधी कहते हैं वो 10 लाख का सूट पहनते हैं, हमें तो नहीं मालूम। राहुल गांधी ने उनके दर्जी से पूछ लिया होगा कितने लाख का सूट है, हमें तो नहीं मालूम वो कितने लाख का सूट है। कहते हैं 10 लाख का सूट है, वो तो पहना उन्होंने 10 लाख का सूट वो 8-9 साल 10 साल पहले था। अब तो उसकी कीमत पता नहीं कहाँ पहुंच गई होगी। हाँ, तो अगर डॉलर से हम तुलना करें, डॉलर उस समय 60 रुपये का था, अब 96 रुपये का, तो इस हिसाब से कीमत भी उसकी हो गई होगी। तो 10 लाख का 20 लाख का तो हो ही गया होगा। तो ये देखा जा सकता है। लेकिन बहरहाल उनका है, कुछ भी पहने, हमें इससे क्या मतलब, कुछ भी पहने, लेकिन कुछ भी खुद करें, लेकिन कम से कम देश को तो उल्टा ज्ञान ना बांटें। यानी यहाँ आप सबका जीवन स्तर उठाएं, यहाँ कहें कि भाई सब लोग गाड़ी से चलें, सबके घरों में AC हो, सबको पक्के मकान हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। ये तो नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम नाकारा हैं, हमारी सरकार नाकारा है, हम कुछ नहीं कर सकते। भाई तुम अपना हिसाब देख लो। 140 करोड़, लेकिन हम हजारों करोड़ का जहाज लेकर जाएंगे और वहां पर मेलोडी चॉकलेट और टॉफी गिफ्ट करेंगे। मेलोडी है, चॉकलेट वो भी गाएंगे फिर वहां जाकर। अब गाया नहीं गाया हमें नहीं मालूम, लेकिन वो लेके गए चॉकलेट की मेलोडी जो थी वो लेकर। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ कुछ ज्ञान देंगे, वहां जाकर कुछ करेंगे। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, शायद इन्हीं के लिए कहावत बनी थी। जिसने भी कहावत बनाई उसे मालूम था कि मोदी जी आने वाले भारत के प्रधानमंत्री बनकर, तो उनके लिए कहावत ये बना जाओ, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। बहरहाल समीर जी, लेकिन देश भर के अंदर और चीज़ें भी काफ़ी कुछ चल रही हैं जी। और समीर जी, नई सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की। और एक बड़ी खबर ये है समीर जी कि अभिषेक बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उनको नोटिस इशू हो गया है जी, और उनके घर पर बुलडोजर चल सकता है।
ये एक बड़ी खबर है। और खबर ये है समीर जी की जो कोलकाता नगर निगम है उसने उनकी संपत्तियों के खिलाफ नोटिस भेजा है। और जो कोलकाता नगर निगम अधिनियम 1980 की धारा 401 के तहत ये जारी किया गया है। और इसमें नगर निगम ने बिल्डिंग प्लान की मंजूरी से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं और ये स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या अतिरिक्त निर्माण के लिए अनुमति दी गई थी। अब मज़े की बात समझिए ये है कि तृणमूल कांग्रेस का जो वहाँ मेयर जो है वो तृणमूल कांग्रेस का ही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी चूंकि चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो ये जो है वो जारी कर दिया गया है इनको नोटिस। तो अब बुलडोजर चल सकता है। लेकिन ममता बनर्जी घोषणा कर रही हैं कि 21 मई यानी कल भाजपा की बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी। और उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है, फेरी वालों के स्टॉल बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। तो ये एक वहाँ नया समीर जी शुरू हो गया है बुलडोजर को लेकर। और ये है कि मतलब पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अनुसार जो है हावड़ा स्टेशन, सियालदा स्टेशन और बालीगंज के पास विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के फेरी वालों और अल्पसंख्यक समुदायों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शनों में भाग लेने की उम्मीद है। और ये समीर जी मंगलवार को जो है यानी कल जो है काली घाट में पार्टी विधायकों के साथ बोलते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के तहत अल्पसंख्यक समुदायों और फेरी वालों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है, फेरी वालों के स्टॉल बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। ये सरकार हमारे संविधान के विचारों और मूल्यों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। आने वाले दिनों में भाजपा दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो जाएगी। अच्छा, अब ये सब सरकारें यहाँ पर राज्यों की सरकारें करेंगी और इनको लगता है कि इन पर कोई किसी को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ देश का मीडिया उसी हिसाब से दिखाएगा जैसे ये चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो भी आज के सोशल मीडिया के तकनीक के दौर में ऐसा संभव नहीं है। पहले भी ऐसा संभव नहीं था। आप छिपाने की कितनी भी कोशिश करिए, चीज़ें निकलकर जो सच्चाई होती थी बाहर आ ही जाती थी। तो ये भी आ जाएगी और इस पर आपसे सवाल पूछे ही जाएंगे। आप कितना उससे भागेंगे, कितना बचेंगे, ये सारी चीज़ें हैं जो न केवल देश की लोकतांत्रिक छवि को खराब करती हैं पूरी दुनिया में, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को, सिस्टम को भी कमज़ोर करती हैं। ये समझने वाली बात है। बहरहाल इसको लेकर आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। पर आपने जैसा कहा अमलेंदु जी की कोलकाता के नगर निगम के जो मेयर हैं वो टीएमसी के ही हैं। अब वहाँ ये भी खेल अब चलेगा कि कैसे वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जबरन शामिल कराया जाए। जाहिर सी बात है जबरन ही कराया जाएगा। और कह भी चुकी है ममता बनर्जी कि जिसको जाना है चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कल अभिषेक बनर्जी ने चुनौती दी उसी पार्टी विधायकों की बैठक में और उन्होंने कहा कि वे चाहे जो करें, मेरा घर गिरा दें, नोटिस भेजें, मैं इन बातों के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाजपा के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, ये उन्होंने कहा। लेकिन हम लोग मनोज झा को भी सुन सकते हैं कि मनोज झा ने क्या कहा। बिल्कुल सुनते हैं मनोज झा को। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि केंद्र से भी उसको हटाया जाएगा और टीएमसी इस दिशा में लगातार कोशिश करेगी। देखिए, ममता जी ने बयान दिया है, लेकिन उसके पीछे पूरे देश में सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति क्यों होती है। राजनीति सिर्फ रिटोरिकल चीजों के लिए नहीं, स्लोगनियरिंग मीनिंगलेस के लिए नहीं। राजनीति होती है कि युवा के रोजगार पर कोई चर्चा है नहीं है। नीट जैसी चीज लगातार हो रही है, लाखों उन युवाओं के लिए, मतलब एक संवेदन विहीन सरकार को हम देख रहे हैं, कोई उत्तरदायित्व नहीं। तो ऐसे पूरे माहौल में सामाजिक सौहार्द का एक बहुत बड़ा मसला, तो वैकल्पिक प्रस्थापना की तो जरूरत है। अब वो कैसे बनता है, उसकी शक्ल क्या होती है, वो आने वाले दिनों में उसका अपने खुद के लॉजिक से वो शेप ले लेगा। तो ये किस तरीके से जो एक बदले की कार्रवाई, और ये लग रहा है जो प्रधानमंत्री ने कहा अमलेंदु जी, और राहुल गांधी या विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री जो कहें तो समझिए उसका उल्टा होना है। उन्होंने कहा हम जीत गए हैं, अब वहां पर बदलाव चाहिए, बदले की भावना से नहीं। लेकिन जिस दिन से सरकार बनी है, या यूं कहें कि जिस दिन से परिणाम पक्ष में आते दिखाई पड़े हैं, उसके बाद से ही वहाँ
बदला लेने की कार्रवाइयां शुरू गई हैं सरकार बनने के बाद? क्या सरकार बनने से पहले ही बुलडोजर चलने लगे थे? हाँ बिल्कुल, सरकार बनने से पहले ही बुलडोजर चलने लगे थे और वो रात में ही वहाँ तो जाके गिरा दिए गए थे दुकानें उकानें वगैरह कोलकाता में, तृणमूल दफ्तर गिरा दिया गया और वहाँ हाई कोर्ट रोक लगा रहा है बुलडोजर पे, लेकिन यहाँ नोटिस जो है वो जारी किए जा रहे हैं। यानी हाई कोर्ट को भी बताया जा रहा है कि आपकी जो है कोई स्थिति नहीं है, सरकार जो है वो जो चाहेगी वो करेगी, ये एक तरीके से समीर जी बताया जा रहा है। इस बीच समीर जी एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसको हम लोग बताते हैं कि ये हालांकि ट्रंप जो कह रहे हैं कि ईरान वार जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ऑयल के दाम, जो तेल के दाम जो है वो काबू में आ जाएंगे, लेकिन इस बीच खबर ये है कि अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है कि ईरान ने उसके 42 जहाज जो है वो मार गिराए थे 40 दिनों के युद्ध के दौरान। तो अब समझा जा सकता है कि क्यों सीज फायर की घोषणा अमेरिका ने की और कहा कि साहब हमने पाकिस्तान के कहने पर किया। बहरहाल और ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है अमलेंदु जी कि ईरान ने उसी समय कहा था कि ये सब स्वीकार करेंगे, देर सवेर अभी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, ये देर सवेर स्वीकार करेंगे और ये बाद में स्वीकार करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं और ये बाद में धीरे धीरे उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब समीर जी देखना ये है कि चूंकि ईरान ने दावा किया था कि उसने एक हफ्ते के युद्ध में ही 650 इनके जवान जो थे वो मार गिराए थे अमेरिका के, तो अब देखना ये है कि वो 650 जवानों को ये कब स्वीकार करता है अमेरिका कि हाँ ईरान ने 650 जवान भी मार गिराए थे। ये भी देखना होगा। 42 जहाज तो उसने स्वीकार कर ही लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग उस समय लगातार तमाम स्रोतों से यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि कितना नुकसान हुआ है, और नुकसान नहीं हुआ होता अमलेंदु जी तो अमेरिका में सरकार के खिलाफ इतनी बगावत की स्थिति ना आ जाती, वहाँ सेना बगावत को उतारू हो गई। ऐसे ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर किया है और एक तरफा उसको आगे भी बढ़ाया है, एक तरफा उसको आगे बढ़ाया। समीर जी हम लोगों ने यही इसी कार्यक्रम में सूचना दी थी कि किस तरीके से वहाँ सैनिक जो हैं और खासतौर से जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, एक तो उनको बर्खास्त किया गया, जिनको बर्खास्त नहीं किया गया वो जाकर रिटायरमेंट ले रहे हैं और इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं कि उन पर कोर्ट मार्शल हो सकता है। और ये फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि जो ईरान में जो मीनाब स्कूल था उसके बच्चों पे जिस तरीके से हमला किया अमेरिका ने, हम इस पाप के भागीदार नहीं हो सकते, ये कहते हुए नौकरी से रिटायरमेंट ले रहे हैं, समय से पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये खबरें वहाँ से आई थी तो एक विद्रोह की स्थिति वहाँ हो गई थी और वहाँ के जो CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जो थे, उनको बर्खास्त किया गया चूँकि उन्होंने भी इसी तरीके की बातें कही थी। तो ये देखा जा सकता है कि ट्रंप साहब किस तरीके से वहाँ गिरते हुए समीर जी नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल, और इधर वो लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरीके से ईरान समझौता कर ले, लेकिन वो समझौते को तैयार नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाइना भी गए, वहां से भी कोई बात नहीं बनी, और उनके जाने के बाद ही अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन पहुंचे हैं। वो पूरी तरीके से यहाँ जिस तरह से चीन, रूस और तुर्की ये ईरान के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, अमेरिका की स्थिति को बेहद कमज़ोर कर दिया गया है और अपने उनके दोस्त तो उनसे दूर चले ही गए हैं। हाँ बिल्कुल, उनके दोस्त उनसे दूर चले ही गए हैं समीर जी। और ये देखा जा सकता है कि किस समय ये मतलब ये ट्रंप साहब जो है वो किस तरीके से करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन ये स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है जो नुकसान हुआ है। और बिल्कुल, और समीर जी मुझे लगता है कि भारत में हम ही अकेले ऐसे मीडिया थे जो लगातार इस तरीके की खबरें सब दे रहे थे कि अमेरिका को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ग्राउंड से हम लोगों की रिपोर्ट सारी दी है। हम लोग न्यूज़ पॉइंट पे रोज़ शाम को हमारे जो थे एक साथी कोई ना कोई वहाँ से ईरान से बैठकर ग्राउंड की रिपोर्ट दिया करते थे। तो भारत में अकेले मीडिया हम ही थे जो इस तरह की खबरें लगातार यहाँ दे रहे थे। उस समय भी तमाम लोग थे वो आके कमेंट करते थे कि यार आप तो ऐसी खबरें दे रहे हैं, कहीं नहीं है। अरे जो कहीं नहीं है खबरें, इसका मतलब ये थोड़ी वो खबरें नहीं है, हम वही खबर देते हैं जो कहीं नहीं है। तो जो लेकिन जो खबरें होती हैं, जो खबरें हैं, तो चूंकि खबरें गायब की जा रही है तो इसलिए यहाँ वही खबरें होती हैं जो खबरें होती हैं। तो ये है समीर जी। इधर समीर जी अंधेर नगरी चौपट राजा लूट रहा देश और दरबारी बजाए बाजा। इस के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा आज दोपहर 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो अपने दर्शकों को हम वहां भी ले चलेंगे। बिल्कुल, और इधर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बार देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और वहां पर PDA ऑडिट के नाम से जिस तरीके से ये खेल हुआ है पश्चिम बंगाल में और उससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और जगहों पर, जो और बिहार में खास तौर पर कि ये चुनाव आयोग ने SIR के नाम पर जो कुछ किया है उसको लेकर अब बाकी राज्यों में भी आशंकाएं हैं। वहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में नाम डिलीट किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये तमाम PDA जो समुदाय है उसी के ये लोग हैं जिनके नाम ज़्यादातर डिलीट किए गए हैं। उसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखते हैं क्या कह रहे हैं।
मैं सभी प्रेस के साथियों का और अपनी पार्टी के सभी नेताओं का, जिले के संगठन के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल होने के लिए मैं स्वागत करता हूं। प्रेस के साथियों का विशेष स्वागत आज। हालांकि हम और आप सब लोग लगातार मिलते ही रहे हैं, लेकिन आज जब हम और आप सब लोग मिल रहे हैं उस समय विशेष डॉक्यूमेंट मैं आपको देना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, समाजवादी पीडीए ऑडिट, पीडीए आरक्षण की लूट को लेकर के जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ये अभी और इंप्रूव होता रहेगा और बेटर होता रहेगा और इसमें डेटा शामिल होता रहेगा। प्रिय युवा, अभ्यर्थी और विद्यार्थियों, संविधान के प्रावधान को लागू करवाने के लिए अगर विधान मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार पक्षपाती है। अगर हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, इसका मतलब यह है कि सरकार पक्षपाती है। जो पक्षपाती होता है वो विश्वासघाती भी होता है। पक्षपात अपने आप में अन्याय है। पक्षपात हक अधिकार मारता है। आरक्षण ही संरक्षक है। आरक्षण समानता का उपाय भी है और उपकरण भी है। अगर भाजपा सरकार को बुलडोजर का इस्तेमाल करना ही है तो वो गैर बराबरी की ऊंची नीची जमीन को समतल करने के लिए करे और सबको उनके हक का आरक्षण दे। सवाल यह है कि आरक्षण को नकारने की असली वजह क्या है? दरअसल पिछले 5000 सालों से देश के समाज में दो बड़े विभाजन रहे हैं। एक तरफ वर्चस्ववादी लोग रहे हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग। इनका अनुपात 5% बनाम 95% का रहा है। बाबा साहेब ने इस भेदभाव और दुख को झेला था, इसलिए उन्होंने सदियों पुराने सामाजिक विभेद को खत्म करने व बराबरी लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की, जो 2014 तक सुचारू रूप से चली। 2014 के पश्चात जैसे ही छलावे जुमले वाली सरकार आई, तब से ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड होने लगे। जो लोग अंडरग्राउंड रहते थे वो ओवरग्राउंड होने लगे। आरक्षण को मारने का षड्यंत्र एकदम से मुखर हो गया। इसके पीछे का मुख्य कारण था कि वर्चस्ववादियों ने माना कि अगर अपना वर्चस्व कायम रखना है तो लोगों के आरक्षण के अधिकार को किसी तरह खत्म करो या सालों के लिए कोर्ट कचहरी के झगड़े में फंसा दो, जिससे वंचित समाज, जिसे आज हम पीडीए कहते हैं, उनकी एक दो पीढ़ियां बिना नौकरी पाए, बिना अध्यापक या पत्रकार बने रह जाएं और वंचित समाज हारकर हताश होकर बैठ जाए और इनमें चेतना का जो संचार हुआ है उसकी चेन टूट जाए और पीडीए समाज फिर से शारीरिक श्रम तक सीमित हो जाए। मतलब अपनी बुनियादी जरूरतों
और रोजी रोटी के लिए ये वंचित समाज केवल मेहनत मजदूरी के कामों में उलझकर ही रह जाए, जिससे वर्चस्ववादी फिर से सत्ताधारी बनकर अपने शोषण उत्पीड़न की व्यवस्था वापस बनाकर अपने परंपरागत सामाजिक स्तर का लाभ कमाते रहें। दूसरी तरफ वर्चस्ववादी आरक्षण की खुली डकैती करके भी ये भी साबित करना चाहते हैं कि अगर हम संविधान की आरक्षण की व्यवस्था सीधे समाप्त नहीं कर सकते हैं तो क्या उसे दूसरे रास्ते से नकार तो सकते हैं। तो ये संविधान पर संकट, अब ये फिर से एक चर्चा का मुद्दा व्यापक रूप से हो गया है अमलेंदु जी। और पीडीए पर संकट, आरक्षण पर संकट पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हो रहा है, इसके अलावा वहाँ सरकार बनते ही हो रहा है, जहाँ जहाँ सरकार बनी है, और केवल सरकार ही, केवल राज्यों में ही नहीं, केंद्रीय स्तर पर भी जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह से एक बड़े आर्थिक संकट की आहट दिखाई पड़ रही है, जिसको खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि ये संकट आया नहीं है, आ चुका है, लेकिन हम जान अब रहे हैं, जबकि कहा जा रहा था, पूरा विपक्ष कह रहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उन सारी चीज़ों से परे सरकार अपनी रफ्तार से चल रही है। वो संकट को भी अपने हिसाब से देखती है कि कब इसको बताना है, कब महसूस करना है। हाँ बिल्कुल, कब महसूस करना है, कब बताना है, देश को कितना बताना है, कितना छिपाना है। भाई अगर संकट है, जैसा कि प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं संकट है, तो देश को स्पष्ट बताइए ना संकट की गहराई कितनी है, कितना गहरा संकट है, कुआं कितना गहरा खुदा हुआ है, गड्ढा कितना गहरा है, देश किस गड्ढे में आप ले आ रहे हैं, उससे निकल पाएगा देश की नहीं निकल पाएगा, जहाँ आप देश को ले आ रहे हैं जिस गड्ढे में। तो ये आपको बताना तो चाहिए ना, बाद में आप तो निकल लेंगे नमस्ते सदा वसले करते हुए, लेकिन देश तो चला जाएगा गड्ढे में, तो उसको कौन निकालेगा फिर देश को गड्ढे से। तो कम से कम बताइए देश को कि आप गड्ढे में कितना ले आ रहे हैं और किस तरीके से आप ले आ रहे हैं, कि जो आप 12 साल में आपने देश की क्या दुर्गति कर दी। 12 साल में आपने जो है जिस तरीके से काम किया है, आपकी आर्थिक नीतियाँ जो हैं वो देश को गड्ढे में ले आने वाली ही हैं। ये समझा जा सकता है समीर जी, तो यही सवाल लगातार उठ रहे हैं। बिल्कुल। और वहाँ जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर पहले से चल रहा है, या यूँ कहें कि बुलडोजर चलाने का जो एक तरीका था, उसकी परंपरा, उसकी शुरुआत ही उत्तर प्रदेश में हुई। पार्टियों को जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे परेशान किया जा रहा है, नेताओं के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार कर रही है। कल अभी अमलेंदु जी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, वहाँ समाजवादी पार्टी की सांसद है इकरा हसन, उनको 5 घंटे तक पुलिस हिरासत में रखा गया। वो कार्यकर्ता जी नहीं 5 घंटे पुलिस हिरासत में रखा गया, पहले उनको हिरासत में लेके और शहर से बाहर छोड़ दिया गया जी, और जो उनके साथ गए थे भुक्तभोगी उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, और फिर वो लौट कर जब पहुंची थाने तो फिर उनको 5 घंटे हिरासत में रखा गया, और बदसलूकी उनके साथ करने की कोशिश की गई। हम लोग सुन सकते हैं इकरा हसन। बिल्कुल। तो इकरा हसन को सुनते हैं, वो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, और अपने ही क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की वो संसदीय क्षेत्र की वो सांसद है, प्रतिनिधित्व करती हैं, वहाँ पुलिस उनके साथ क्या कर रही है, सुन लेते हैं उनको। देखिए, एक पीड़ित महिला थी जिनके बेटे को बेरहमी से जिसकी हत्या कर दी गई, उसके सिलसिले में वो गुहार लगाने के लिए डीआईजी साहब के यहाँ गए थे। फिर तमाम चीज़ें हुई, बदतमीजी हुई, उसके बाद जो पीड़ित लोग थे उन्हीं को जेल भेजा गया। फिर हम धरने पर बैठे, अंत में ये समाधान निकला कि जो लोग थे उनको सिटी मजिस्ट्रेट ने आकर कहा कि हम उन्हें छोड़ देंगे आज सुबह में। तो ये पूरा प्रकरण था। आज ये माहौल है उत्तर प्रदेश में कि अगर पीड़ित अपनी गुहार लेकर जा रहा है तो अधिकारी उसे ही गिरफ्तार कर रहे हैं। और मुसलमानों के लिए तो अलग ही कानून है, लेकिन ये लोग मुसलमान भी नहीं थे, हिंदू समाज से थे, कश्यप समाज से थे, जो हमेशा से भाजपा के वोटर रहे हैं, उनके साथ ये हो रहा है आज। तो ये यहाँ की कानून व्यवस्था चल रही है, ये राम राज्य का हाल है। तो ये राम राज्य का हाल है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ चल रही है। लेकिन अमलेंदु जी, बहुत इन्होंने हल्के में कह दिया, चूंकि खुद भी मुसलमान है, कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए तो यहाँ दूसरा कानून है। बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल समीर जी, कि जिस तरीके से अब यहाँ चल रहा है उत्तर प्रदेश में जी, और नई सरकार आ गई है पश्चिम बंगाल में, वहाँ भी इसी नक्शे कदम पे चला जा रहा है। वहाँ तो कपड़े भी जो है वही पहननी है जो यहाँ पहने जाते हैं। अब टक्कर जो है यहाँ वाले को दी जा रही है कि मतलब मठमठ वहाँ भी कोई खोल दिया जाएगा, पता नहीं। तो ये बड़ा गंभीर खतरा पैदा हो गया है यहाँ वालों के लिए समीर जी। लेकिन वहाँ पश्चिम बंगाल में जो एक पशु वध अधिनियम है, उसको जिस तरीके से लागू किया जा रहा है समीर जी, उसके बाद अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि वो रिपोर्ट ये थी कि पहले वहाँ जो हाट है जहाँ पशु बेचे जाते थे,
वहाँ एक दिन में 2000 से 4000 के आसपास पशु बेचे जाते थे। आज स्थिति ये है कि वहाँ 10 या 12 पशु जो हैं वो केवल आ रहे हैं, और वहाँ जो बीफ का जो दाम है वो जो 200 रुपये किलो होता था वो 600 रुपये किलो हो गया। तो ये इतने अच्छे दिन वहाँ आ गए हैं। तो अब बकरीद से पहले जिस तरीके की बातें की जा रही हैं वहाँ, जिस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, तो बंगाल को उत्तर प्रदेश बनाने की तरफ आप ले आना चाहते हैं, इस तरह की बातें करके, ऐसा आरोप विपक्ष समीर जी लगा रहा है। लेकिन अभी मछली के दामों का कुछ पता नहीं चला है कि उनका मजे की बात समीर जी ये है कि जो लोग मछली खा रहे थे उनको वहाँ जो है वो मांस की बिक्री पर बड़ी आपत्ति हो रही है। जी, कहा जा रहा था कि ये अभी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन बाद में इनको इसका उल्टा करना वही कर रहे हैं, वही उल्टा करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अब वो वहाँ जो टीएमसी के लोग हैं वो उनको कहना चाहिए कि वो लोग जो मछली खा रहे थे वो आकर फिर से यहाँ मछली खाएं। और वो जो चुनौती दे रहे थे ममता बनर्जी को कि मैं आपसे 1 किलो ज़्यादा गोश्त खा सकता हूँ, तो जाकर वो 1 किलो ज़्यादा गोश्त खा के दिखाएं। वहाँ चुनौती जो है ममता बनर्जी को दे रहे थे। ममता बनर्जी तो खा नहीं खाएंगी, या पता नहीं खाएंगी नहीं खाएंगी, लेकिन आप तो खाते हैं, चूँकि आप पता है ममता बनर्जी से 1 किलो ज़्यादा खा सकते हैं। 1 किलो ही खा लो भाई, ममता बनर्जी की कम ज़्यादा की बात ही छोड़ो। ये है समीर। बिल्कुल। तो वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से स्थितियाँ है वो दिखाई पड़ रहा है। अभिषेक बनर्जी को उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, जेल भेजने की तैयारी, ममता बनर्जी को जेल भेजने की तैयारी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं और नोटिस दिया जा रहा है। कभी वहाँ पर कल ही है वहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव, और टीएमसी के नेता ने उससे पहले ही वहाँ अपना नामांकन वापस ले लिया। लेकिन यहाँ पूरी दुनिया में जिस बात की चर्चा हो रही है, भारत की जिस तरीके से जिस रूप में चर्चा हो रही है, वो भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि अपमानजनक है। इसलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारत अपने को सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन यहाँ के प्रधानमंत्री पत्रकारों के सवाल का जवाब देना तो छोड़िए, सवाल लेते नहीं हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में जाते हैं तो वहाँ भी सवाल नहीं लेते हैं और सवालों का जवाब नहीं देते हैं। तो देखते हैं इस पर क्या आगे क्या कुछ होता है। लेकिन पूरी दुनिया के अखबारों में इस बात की चर्चा हो रही है जो भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत के लिए वो एक बहुत ही अपमानजनक दृश्य है। और प्रेस, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है, उस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो स्थिति है 157वें नंबर पर है, उसको काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये इसी वजह से है। अब देखते हैं कि इस पर सरकार भी चिंतित होती है या फिर नहीं होती है, या वो उसकी काट के लिए उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करेगी जिस तरीके से नॉर्वे की पत्रकार के लिए किया जा रहा है। देखते हैं, रहेगी इन सब पर नज़र। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।